तो पटाक्षेप हो गया महाराष्ट्र में जो राजनीतिक ड्रामा पिछले शनिवार से चल रहा था। आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे, रात 9:27 पर बताएंगे कि कैसे 80 साल के शरद पवार ने मात दे दी अपने से लगभग आधी उम्र के अपने भतीजे को। और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में आज के घटनाक्रम की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद उद्धव ने तीनों दलों के विधायकों को संबोधित कर अपनी सरकार की प्राथमिकता बताई। वहीं दूसरी तस्वीर में उद्धव शरद पवार से उन्होंने आशीर्वाद लिया। तीसरी तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की है, जिन्होंने आज राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की बदलती हुई, तेजी से बदलती हुई महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति का संकेत ये तीनों तस्वीरें दे रहे हैं, क्योंकि देश आज ये जानना चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी इस बहुमत परीक्षण में जीतेगी या नहीं, और अंततः देवेंद्र फडणवीस को हार मानकर इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का नेता चुने जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने पुराने सहयोगी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उद्धव ने कहा कि हमारे हिंदुत्व में झूठ नहीं है, बीजेपी ने जरूरत पर हमारा इस्तेमाल किया और काम पूरा होने के बाद हमें छोड़ दिया। कांग्रेस के साथ जाने के आरोप पर उद्धव ने कहा कि यह गठबंधन किसी के सामने झुककर नहीं बल्कि साथ मिलकर रहने के लिए बना है। उद्धव ने यह भी कहा कि वो दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे और महाराष्ट्र के विकास के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। सीधे चलते हैं सुभाष शिर्के के पास, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, सबसे पहले जानना चाहूंगा, मैच्योरिटी की बात की उद्धव ठाकरे ने, भले से बड़ी राजनीतिक दुश्मनी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ले ली हो, लेकिन समझदारी की बात कही। सबसे पहले यह कहा कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलेंगे, क्या ये उनकी परिपक्वता दर्शाता है? दीपक जी, आप भी बहुत सालों से देख रहे हैं उद्धव ठाकरे को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले एक हफ्ते में अपनी परिपक्वता परिचय दिया है वो देखने लायक है, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये 3 पार्टी को एक साथ लेके जाना ये बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और ऐसे में वो जानते हैं कि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे घाघ नेताओं से है। ऐसे में उनसे भी एक तरह से दोस्ती रखना ये वो ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि सवाल ये है महाराष्ट्र में जो विकास होगा उसमें केंद्र सरकार से पैसों की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। महाराष्ट्र में रिसोर्सेस वैसे मुंबई होने के बावजूद भी कम होते हैं और सेंट्रल की फंडिंग ज़्यादा होती है, सेंट्रल जो योजनाएं होती है उसमें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर आता है तो किसान का कर्जा माफ़ करने की जैसी जो सिचुएशन है वहाँ पे केंद्र की मदद उनको होगी, ये उनको भली भांति वो पता है और इसलिए वो केंद्र को भी खुश रखना चाहते हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जिनके लिए वो कहते हैं कि वो बड़े भाई है, वो बड़े भाई की मदद लेना वो जरूर चाहेंगे। तो एक तरीके से परिपक्वता का उन्होंने परिचय दिया है। एक सवाल और सुबह संक्षेप में जानना चाहूंगा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये 3 पहियों वाली सरकार है, नहीं चलेगी, 3 पहियों की गाड़ी नहीं चला करती है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, क्या ये सरकार चलने के लिए है या कर्नाटक की तरह जाने के लिए है? देखिए, जिस तरह से इन्होंने समय लिया है जो एक समान कार्यक्रम जो है वो बनाने के लिए, और जिस तरह से पिछले कुछ 2-3 दिनों में सारे पार्टियों ने मिलकर अपने कुनबे को कायम रखा है, मुझे लगता है कि इससे इनमें दोस्ताना जो है वो काफ़ी बढ़ गया और इसका फ़ायदा उनको सरकार चलाने में होगा। चलिए, आपने कहा सरकार चलाने में फायदा होगा, तीनों दलों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश है। और कर्नाटक में शायद सरकार इसलिए भी गिर गई थी क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर थे उनमें सिर्फ 8 सीटों का डिफरेंस था, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर यह डिफरेंस 40 सीटों का है। इसलिए एक बड़े दल को तोड़ लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल असंभव सा दिखाई देता है। लेकिन राजनीति में चीजें कैसे बदलती है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को शुरुआती 1-1.5 सालों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी महानाटक से पर्दा उठ चुका है। शिवसेना का भगवा रंग अब कांग्रेस और एनसीपी के रंग में मिल चुका है और यह तय है कि उद्धव ठाकरे पहली बार महाराष्ट्र में सियासी सिरमौर बनेंगे। और इस ऐलान के साथ साथ नेताओं की जुबान से 3 पहियों वाली सरकार के लिए नए रिकॉर्ड के दावे भी किए जा रहे हैं। बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए। मुंबई में डूबते सूरज की ये तस्वीर
भारतीय जनता पार्टी के एक छत्र राज वाली महाराष्ट्र की तस्वीर तो बिल्कुल नहीं थी। लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस बीजेपी को सबसे बड़ा दल तो बना लाए, लेकिन बहुमत नहीं दिला पाए। लिहाजा दूसरी ताजपोशी के 3 दिन बाद उनकी सत्ता का सूरज का आज अस्त हो गया। साथ ही साथ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की तिकड़ी का रास्ता साफ हो गया। 5 साल के लिए सर, 5 साल के लिए 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस रातों रात जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने थे, उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उससे भी पहले डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया और साफ कर दिया कि 72 घंटे पहले जिन विधायकों के समर्थन के साथ उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था, उसे वो पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कालिदास कोलंबर को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया है, जो सदन में विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। हालांकि दोपहर तक बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं थी कि बाजी उसके हाथ से फिसलती जा रही है। कल होने वाले बहुमत सिद्धता के लिए हम तैयार हैं। हम सदन में बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। लेकिन ढलती शाम और डूबते सूरज के साथ महाराष्ट्र में वही अंत हुआ जो कुछ दिन पहले उसके पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बीजेपी के साथ हुआ था। छब्बीस नवंबर 1949 वो दिन जब देश का संविधान अपनाया गया। 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार हुए इस संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, और आज उस ऐतिहासिक दिन के 70 साल पूरे हो गए। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन उसी संविधान के नाम पर सियासी संग्राम मचा है। संविधान दिवस पर सरकार संसद में खास कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, और संसद परिसर में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष संविधान बचाओ आंदोलन में जुटी थी। संविधान का नाम है और सियासी संग्राम है। जो संविधान देश की संजीवनी है, सियासत उसी से अपने लिए संजीवनी ढूंढ रही है। सरकार संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और विपक्ष उसी संविधान को बचाने के नाम पर सियासी संग्राम छेड़े हुए है। कांग्रेस और टीएमसी समेत सभी विपक्षी पार्टियां संविधान बचाने के नारे के साथ संसद भवन परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुई और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैसा वो प्रजातंत्र जिसमें केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और स्पीकर बोलें और विपक्ष की कोई भूमिका जिसमें ना हो। ये भारत का संविधान ये नहीं कहता। दिल्ली की तरह देश में कई जगहों पर संविधान दिवस पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं। लखनऊ में एसपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो पटना में सदन के बाहर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। विपक्ष को संविधान संकट में दिखा तो सरकार संविधान दिवस को खास बनाने में जुटी रही। सेंट्रल हॉल में विपक्ष की गैर मौजूदगी में संयुक्त बैठक हुई, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया और देश के संविधान को सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। संविधान की भावना अटल और अडिग रही है। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं, तो देशवासियों ने मिलकर के उनको असफल किया है। इस बात को हम जरूर रजिस्टर करते हैं कि हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं। संविधान ने देश को लोकतंत्र दिया है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो आज सत्ता में है वो कल भी सत्ता में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है। ये अलग बात है कि सत्ता की चमक शायद आंखें चौंधिया देती है और इसीलिए विपक्ष में आते ही संविधान का संकट नजर आने लगता है। पर सवाल ये है कि फिर खतरे में वाकई संविधान है या संकट का शोर सिर्फ सियासी भर है।
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या विवाद को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करने का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले से शांतिपूर्ण माहौल में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इससे पहले देश के कई दिग्गज मुस्लिम हस्तियों ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा। लखनऊ में वक्फ बोर्ड की बैठक में 6 सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने की बात कही, जबकि एक सदस्य अब्दुल रज्जाक खान ने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का सुझाव दिया। बोर्ड ने आम राय से तय किया कि इस मामले में अब कोई पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी, जबकि बोर्ड के एक सदस्य हैं जनाब अब्दुल रज्जाक खान साहब अधिवक्ता ने इस राय का विरोध किया। बैठक में मस्जिद निर्माण के लिए दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन लेने पर कोई चर्चा नहीं हुई। बोर्ड ने साफ किया कि इस पर कोई भी फैसला सरकार का प्रस्ताव आने के बाद ही लिया जाएगा। 5 एकड़ जमीन के मामले में अग्रेतर कार्रवाई अभी विचारार्थ है और अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नहीं, जमीन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। वो जब ऑफर आएगी गवर्नमेंट का फिर वो देखा जाएगा। वक्फ बोर्ड का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये बात पहले ही साफ कर देना चाहिए था। उस वक्त भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। पक्षकार और भी जो थे उन्होंने भी ये साफ कर दिया था कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पिछले दिनों रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही है, लेकिन देश की कई दिग्गज मुस्लिम हस्तियां रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का विरोध कर रही हैं। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस फैसले से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की एक बड़ी अड़चन दूर होती फिलहाल दिखाई दे रही है। चालान पर ऐसा घमासान मचा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक की शामत आ गई। बताया जा रहा है कि हेलमेट न होने की वजह से युवक का चालान कटा तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि युवक ने पुलिस वालों से हाथापाई की। पुलिस वालों ने उसे कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी, लेकिन युवक हंगामे पर उतारू हो गया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अपने जल्लाद जनरल को बचाने की इमरान खान की कोशिश बेकार हो गई। इमरान खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी और अगली सुनवाई बुधवार तक स्थगित कर दी है। ऐसे में बाजवा के साथ साथ इमरान खान भी सख्ते में हैं और सवाल ये कि अब बाजवा क्या बगावत करेंगे। खामोशी। पाकिस्तान में नया भूचाल आ गया है। इमरान खान और बाजवा की दोस्ती को ग्रहण लग गया है, जिससे बाजवा की कुर्सी खतरे में नजर आने लगी है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सरकारी अधिसूचना को निलंबित कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कमर जावेद बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी भी किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को करेगा, जबकि 29 नवंबर को बाजवा रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब बाजवा की कुर्सी की किस्मत जस्टिस खोसा की मुट्ठी में है। मंगलवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाजवा को एक्सटेंशन देना गैर कानूनी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 3 साल का एक्सटेंशन अवैध है। इमरान के पास एक्सटेंशन देने का हक नहीं है। एक्सटेंशन सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। अकेले इमरान ने फैसला कैसे ले लिया? फैसला कैबिनेट मंजूरी से हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दलील दी गई कि राष्ट्रपति की ओर से एक्सटेंशन को मंजूरी मिल गई थी। बहरहाल अब बाजवा और इमरान दोनों की किस्मत जस्टिस खोसा की कलम से लिखी जानी है। अगली सुनवाई में अदालत फैसला तब बदल सकती है जब उसे ये लगे कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिए जाने में संवैधानिक तौर पर तयशुदा कायदों का पालन किया गया है। लेकिन उससे पहले बाजवा की धड़कन इसीलिए बढ़ी हुई है कि अब उनके पास सिर्फ 2 दिन हैं। 29 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं और अगर उससे पहले ही उनके खिलाफ अदालत का फैसला आ गया तो उन्हें मजबूरी में रिटायर होना ही पड़ेगा। खेल का मैदान बन गया अखाड़ा। दरअसल दिल्ली में नेहरू कप हॉकी का फाइनल मैच
खेला जा रहा था, लेकिन खेल के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना आसान नहीं है। पंजाब पुलिस और पीएनबी के खिलाड़ी फाइनल मैच में आमने सामने थे। खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों टीमों के बीच हुई लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें दोनों टीमों के खिलाड़ी हॉकी स्टिक से एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। काफी देर तक हंगामा होता रहा, कई खिलाड़ी घायल हुए हैं। दोनों टीमों के बीच हुई झड़प पर भारतीय ओलंपिक संघ ने नाराजगी जाहिर की है। खेल भावना के लिहाज से यह घटना काफी शर्मनाक है। ठंड का मौसम आया तो देश क्या दुनिया भी बेहाल है। कुदरत की इस मार से अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देश भी नहीं बच सके हैं। विदेशी धरती पर जिस तरह से बर्फबारी के कहर ने तांडव मचाया है वो बेहद हैरत अंगेज है, जिससे फिलहाल तो बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जहां एक तरफ ग्रीनलैंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, वहीं मौसम के बदलते मिजाज ने आग में घी का काम किया है। बर्फबारी के कहर से कांपा यूरोप। सफेद आफत से सुपर पावर को भी आई कंपकपी। बर्फबारी से दुनिया के कई हिस्सों में थमी जिंदगी की रफ्तार। इन दिनों सफेद आफत से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा परेशान है। यूरोप और अमेरिका में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम की बदलती चाल से लोग बेहाल हैं और लाचार भी। कुदरत की मार से समूचे अमेरिका में ऐसी बर्फबारी हो रही है कि सब तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। बर्फ में सड़कें सफेद नजर आ रही हैं, घर बार सफेद चादर से ढक गए हैं, तो पेड़ पौधों ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान ने भी लोगों को बेहाल कर रखा है, जिससे अमेरिका में कई जगह जिंदगी की रफ्तार थम गई है। बर्फबारी से इंग्लैंड और स्पेन समेत कई देश भी कांप रहे हैं। ऑस्ट्रिया में कुदरत के कोल्ड अटैक से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की चेतावनी जारी की है। कारिंथिया और पूर्वी टायरोल में तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। लैंडस्लाइड और एवलांच से कई सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है, जिससे हजारों घरों में लोग अंधेरे में कैद हैं। मार्टेल नाम के इलाके में एवलांच की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद इटली और ऑस्ट्रिया को जोड़ने वाले ब्रेस्नोन और स्टर्लिंग रूट को बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया जैसे हालात स्पेन में भी दिख रहे हैं। स्पेन के कई शहरों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू एजेंसियां बर्फ हटाने के काम में तेजी से लगी हैं, लेकिन भारी बर्फबारी से राहत का काम प्रभावित हो रहा है।